गांव में एक प्रसिद्ध पंडित हरि प्रसाद रहते थे। पंडित जी उस गांव के मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते और इसके साथ साथ वो लोगों की शादी और अन्य धार्मिक कार्य भी संपूर्ण कराते थे, जिसकी वजह से उनका दूसरा नाम शादीराम भी पड़ गया था। हरि प्रसाद इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित जी का बहुत आदर किया करते थे। एक दिन पास के गांव का राजू पंडित जी के पास आता है। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान बच्चा। पंडित जी, मुझे हमारे गांव के मुखिया जी ने आपको बुलाने भेजा है। तुम्हारे गांव? बच्चा, तुम्हारा गांव तो बहुत ही दूर है, बीच में 3-4 गांव पार करने पड़ते हैं। अरे पंडित जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुखिया जी ने मुझे आपको इसीलिए लेने भेजा है। बच्चा, इतनी दूर चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं पंडित जी, आपको चलना नहीं होगा, आप पीछे बैठ जाइए और मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब तुम्हारा मतलब क्या है, कहाँ पहुंचा दोगे मुझे? अरे पंडित जी, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं साइकिल लेके आया हूँ और आपको साइकिल पर बिठाकर जल्दी से अपने गांव पहुंचा दूंगा। अरे बच्चा, तो ऐसा कहो ना तुम। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा जाने मुझे कहाँ पहुंचाने की बात कर रहे हो। पंडित जी, कहाँ पहुंचाऊंगा मैं आपको? चलिए जल्दी से सवार हो जाइए मेरी साइकिल पर। अब राजू के गांव पहुंचकर मुखिया जी के घर पर। प्रणाम पंडित जी, बड़ी देर से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आयुष्मान बच्चा, तकलीफ कैसे होती? आपने अपने इस दूध को जो भेजा था हमें लाने, बड़े आराम से लेकर आया है। पंडित जी, अगले हफ्ते हम अपने घर में शिव अभिषेक करना चाहते हैं। अब अवश्य, ये तो बड़ा उचित समय है अभिषेक करने के लिए। बस पंडित जी, पूजन से संबंधित सभी सामग्री की सूची बनवा दीजिए और समय बता दीजिए, हम राजू को लेने आपके पास भेज देंगे। बच्चा, वैसे तो आपके गांव में भी पंडित यदुनाथ हैं, वो बड़े ही ज्ञानी पंडित हैं। उनसे ही आप पूजन क्यों नहीं करवा लेते? मुझे इतनी दूर से बुलाएंगे क्या? नहीं नहीं पंडित जी, पूजन तो हम आपके हाथों से ही करवाएंगे। हाँ, आखिर आप आसपास के 10 गांवों में सबसे ज्यादा ज्ञानी पंडित हैं और फिर पूजा पाठ में हम किसी भी तरह की कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं रख सकते। ठीक है बच्चा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको सामग्री की सारी सूची बता देता हूँ। आप सामग्री मंगवा कर पूजा की पूरी तैयारी करवा लीजिएगा और राजू को मुझे लेने भेज दीजिएगा। मैं समय पर आकर पूजा संपन्न कर दूंगा। पंडित हरि प्रसाद मुखिया जी और उनकी पत्नी को पूजा संबंधित सभी सामग्री की सूची बता देते हैं। अभिषेक से जुड़ी सारी तैयारियां करने की विधि भी बता देते हैं। हरि प्रसाद इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते थे। 3 दिनों बाद फिर से मुखिया जी के घर पर आपने पूजन की सारी तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है। चलिए, अब आप दोनों दंपत्ति विराजमान हो जाइए, हम अभिषेक प्रारंभ करते हैं। हाँ पंडित जी, चलिए चलिए पूजन शुरू किया जाए। पूजन समाप्त होने के बाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभिषेक बहुत अच्छे से कराया, मन को संतुष्टि प्राप्त हुई है। भगवान की सेवा में जब तक संतुष्टि ना मिले तब तक पूजन संपन्न नहीं होता। पंडित जी, हम आपको जो है एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। कैसी भेंट देना चाहते हैं? आपने तो मुझे दक्षिणा दे दी है। मुखिया पंडित जी को भेंट स्वरूप एक गाय देते हैं।
पंडित हरि प्रसाद गाय को लेकर पैदल अपने रास्ते धीरे धीरे लौट रहे थे। जिस रास्ते से पंडित हरि प्रसाद लौट रहे थे, उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे, गोपी, जग्गू, कालिया और बिल्लू। वो आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो आपस में बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई भी नहीं मिला है यार, और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई है। चलो बे, आज हम इस पंडित को ही लूट लेते हैं और इससे ये गाय ठग लेते हैं। क्या बोलते हो? अबे ओ, अगर पंडित जी को हमने मारा ना तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, भूत बना देंगे, बता रहा हूँ। और फिर यार हमें पाप भी बहुत लगेगा यार। चारों ठग आपस में पंडित हरि प्रसाद से गाय ठगने की एक नई तरकीब बनाते हैं। अरे मेरे लफंडर दोस्तों, वो देखो पंडित जी गाय ले जाते हुए। अरे यार आज का दिन अच्छा लग रहा है भाई, पंडित जी मोटी दक्षिणा लेकर आ रहे हैं। इनके पास इस गाय का क्या काम? चलो दोस्तों, हो जाओ शुरू, चलो। और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित हरि प्रसाद जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग गोपी एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्हें मिलता है। राम राम पंडित जी। प्रणाम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये क्या, आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं? गोपी की बात सुनकर पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, गाय है, गाय। अरे पंडित जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये गाय नहीं है, देखो ना गधा है। अरे आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। तुम ही मूर्ख हो, ये गधा नहीं, गाय है। इतना बोलकर पंडित जी आगे निकल जाते हैं। पंडित जी आगे तो निकल गए, लेकिन इस घटना की वजह से पंडित जी को एक भ्रम सा हो जाता है और फिर वो खुद से बातें करने लगते हैं। अजीब व्यक्ति था, अच्छी भली गाय को गधा बता रहा था। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो दूसरे गांव पहुंचने वाले होते हैं और उन्हें वहां दूसरा ठग जग्गू मिलता है, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था। अरे पंडित जी राम राम, कहाँ की यात्रा पे निकले हैं? जग्गू भी पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वो भी गोपी की तरह रुक जाता है। पंडित हरि प्रसाद के मन में उथल पुथल सी होती है। क्या हुआ बालक, तुम पैर पड़ने जा रहे थे, परंतु बीच में ही क्यों रुक गए? ऐसा नहीं है पंडित जी, मेरा ध्यान तो आपके इस गधे को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब आप इस गधे को साथ लेकर के घूम रहे? अरे इससे आप खंडित हो जाएंगे और लोग आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे। इससे बेहतर यही है कि आप इस गधे को भगा दीजिए। दूसरे ठग जग्गू की बात सुनकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, अरे तुम मूर्ख हो क्या, दिखाई नहीं देता ये गाय है और तुम बोल रहे हो कि गधा है? पंडित जी लगता है आपको किसी ने पागल बना दिया। ये गाय नहीं, ये तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए। कि सुनते ही पंडित जी सोचने लगे, ये न जाने क्या बोल रहा है। मैं तो गाय लाया हूँ, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम पंडित जी। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। जग्गू वहाँ से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। पंडित जी के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी। ये सब कहीं सत्य तो नहीं बोल रहे कि मैं जिसे इतनी शान से लिए जा रहा हूँ वो एक गाय नहीं बल्कि एक गधा हो। अगले ही पल उनका दूसरा मन बोलता है, नहीं नहीं, ये गाय तो मुझे मुखिया जी ने भेंट स्वरूप दी है। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसके साथ ही वो मेरे यजमान भी हैं। और भला एक यजमान अपने ब्राह्मण से ऐसा मजाक थोड़े ही कर सकता है। ये गाय है ना कि गधा। ये सब पागल हो गए हैं। मन में विचारों का समंदर लिए पंडित जी आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे ही वो तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं, उन्हें वहां तीसरा ठग कालिया मिलता है।
ए राम राम पंडित जी, मैं तो धन्य हो गया। आज आपके दर्शन जो मिल गए। सुखी रहो बच्चा। कालिया पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ देखकर रुक जाता है। पंडित जी थोड़ा गुस्से में पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? क्या पैर नहीं पड़ने मेरे? पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और मुझे इस पर दया आ गई। मैंने इस गधे की मदद करने का निश्चय किया, इसीलिए इसे साथ लेकर गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों ठगों की बात सुनकर पंडित जी का खुद पर से विश्वास उठ जाता है और उन्हें लगता है ये सब लोग सही बोल रहे हैं। पंडित जी खुद से बोलते हैं, ये सब लोग सही बोल रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। ये गाय नहीं, एक गधा है जिसे मैं बड़ी शान से लिए जा रहा हूँ। परंतु उनका मन इस बात को कहीं न कहीं मानने को तैयार नहीं हो रहा था। दूसरे ही पल उनके मन में विचार आता है, नहीं नहीं, ये सब गलत बोल रहे हैं और मैं ही सही कह रहा हूँ। ये गधा नहीं, एक गाय है। वो आगे बढ़ते जाते हैं, पर उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और वो अपने मन में विचार करने लगते हैं, अब मैं जल्दी अपने गांव पहुंचने वाला हूँ। अगर सच में ये गाय नहीं हुई और एक गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आज जो लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, कल सब मेरे पीठ पीछे हंसेंगे। इन सभी विचारों के साथ चलते चलते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग दिखता है, जो है बिल्लू। राम राम पंडित जी, कहाँ थे आप? कई दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। इस बार पंडित जी बिल्लू के पैर पड़ने के लिए झुकने की प्रतीक्षा दिल से कर रहे होते हैं, पर इस बार भी पहले की ही तरह बिल्लू भी उनके पैर पड़ने के लिए झुकता तो है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। क्या हुआ, तुम बीच में ही क्यों रुक गए? क्या तुम अपने संस्कार भूल गए हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैर छूना नहीं सिखाया, बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? नहीं 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 पंडित जी, क्षमा कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ध्यान जो है ना आपके इस गधे पर जाकर रुक गया और फिर मैं समझ ही नहीं पाया कि कब मेरे हाथ आपके पैरों को बिना छुए वापस आ गए। मुझे क्षमा कीजिए, परंतु क्या आप बताएंगे कि आप इस गधे को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने ही वाला था। पंडित जी, ये गधा जो है ना आपको शोभा नहीं देता। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे है? आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे जो है गांव के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इस गधे को छोड़ने गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह पंडित जी अपने आप पर से विश्वास खो देते हैं और उस गाय को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं। अच्छा हुआ इस गधे से पीछा छूटा। उस मुखिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं गांव में चला जाता तो मेरे सारे सम्मान का फलीदा हो जाता। वो चारों ठग अपनी योजना में कामयाब हो जाते हैं और गाय को पंडित जी से ठग लेते हैं। चारों ठग उस गाय को बेचकर पैसा कमा लेते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे।